कि उसके उसके लड़के के दिल में रह जाएगा कि भी पापा ने बताया नहीं और चले गए। तो मैंने आंटी को बोल दिया कि अब उसको बुला ले। वो दिल्ली आया, 6-7 दिन जो है मेरे पास रहा। तो आखिरी के जो 3 दिन, मतलब ठीक होने से पहले, मतलब 19 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो 14वें 15वें दिन से ये मेरे को जो है दिक्कत जब शुरू हुई, तो मैंने उसको, लड़के को बुला लिया, बेटे को। और तीसरे दिन जाके उधर से उन्होंने पाइप लगा के उसमें से वो लिया। तो डॉक्टर ने बताया था कि ये जो इकट्ठा हो रहा था ये कहीं एक जगह स्टोर हो रहा था। अगर ये रिलीज हो जाता, यहाँ से कहीं आगे चला जाता बॉडी में, तो ये पॉइजन है और ये पूरे शरीर को जो है ना ख़त्म कर देता। और कह रहा है ये समझ में नहीं आया, डॉक्टर खुद बोल रहा था कि ये समझ में नहीं आया कि आप ये 2 साल के करीब इतना इकट्ठा होने के मतलब है 2 साल का पीरियड। तो 2 साल पहले मेरा जो है एम्स में उन्होंने ERCP वगैरह की थी। तो उस टाइम की वो दिक्कत थी जो 2017 में जाके मेरे को जो है वो दोबारा डेवलप हुई। तो डॉक्टर ने बताया कि 2 साल का ये पीरियड है करीब इतना इकट्ठा होने का, और ये एक जगह कैसे रुका हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ से ये रिलीज हो जाता तो ये आपको ये पॉइजन का काम करता और आपका जो है मतलब ख़त्म हो जाता। तीसरे दिन जाके मैं जग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नींद तो आई नहीं रही 15 मिनट में, कभी नींद ऐसी थी नहीं कि नींद की झोंका भी कुछ आए। तो मैंने देखा कि कोई 3 चीज़ें हैं, बड़े अजीब से उनके रूप हैं। हो सकता है वही यमदूत होते हों, मैं उनको क्या डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि जो उस समय, उससे पहले भी मैंने वो उनको देखा हुआ है एक बार। तो मैंने उनको 3 चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर झपट्टा मारते हैं, और गुरुजी जो है मेरे को वहाँ से हाथ पड़ता है तीनों में से जिसका भी, वहाँ से उठा कर वो दूसरी जगह सेफर साइड में रख देते हैं गुरुजी। और पूरी एक नाइट जो है ना, एक मतलब युद्ध कह लो उसको, कि वो 3 चीज़ मुझे को ले जाने के लिए तैयार हैं और झपट्टा मार रही हैं, और उधर गुरुजी जो है ना उनके क्लचेस से निकाल के मुझे कर रहे हैं। उस दिन सुबह आके उसके बाद फिर मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ, और मेरी जो लीवर की जो प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन का था, उसकी रिकवरी शुरू हुई। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो क्योंकि मैं 5 हॉस्पिटल गया था उस दौरान में, वहाँ से निकलने के बाद भी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जी आपकी शारीरिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि अभी हम ऑपरेशन प्लान कर सकें, तो 5-6 महीने आपकी बॉडी में थोड़ी जान आ जाएगी, उसके बाद करेंगे। क्योंकि मेरा करीब 12 किलो वज़न जो है कम हुआ था उस टाइम पे हॉस्पिटल में 19 दिन में। तो डॉक्टर ने बोला जी 5-6 महीने आपको लगेंगे, आपके शरीर में थोड़ी जान आ जाए, उसके बाद प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन मस्ट है। ऑपरेशन क्या था कि लीवर को पंक्चर करके और आँत से, बड़ी आँत से जो है ना सीधा डायरेक्ट जोड़ दें, और वो जो CVD जगह है और पैनक्रियाज और वो जो है उससे अलग कर दें उसको। मेरे अंदर नहीं आ रहा था कि मैं ये ऑपरेशन कराऊं, मैं नहीं चाहता था, कि मेरे अंदर भाव ही नहीं आ रहा था। जो भी पूछता था मैंने कि मेरे को लग नहीं रहा। तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मैंने हैदराबाद में एक डॉक्टर हैं, मेरे छोटा भाई है, उसके दोस्त हैं वो, तो उनके पास में सब पूरा उनको पहले मैंने भेजी थी उस अपनी सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। मेरे को बुलाया कर, भाई एक बार उनको बुला लो भाई साहब को। मैं उनके पास गया, सारी रिपोर्ट उन्होंने देखी, और देख के उसने सिर्फ एक ही कमेंट्स किया, कहने की जी जिस आदमी की ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब से उसको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, कहने की जी जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी को जिसकी ये रिपोर्ट है उसको दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो जिंदा, तो ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं, छोटा भाई भी गुरुजी की शरण में है और मैं भी शरण में है, तो हमें तो पता है ये ब्लेसिंग्स वर्ड कहाँ यूज होता है और इसका कितना बड़ा मतलब है, कितना बड़ा अर्थ है। लेकिन वो डॉक्टर जिसको पता ही नहीं है, ना गुरुजी के बारे में पता है, ना हमारे उसके बारे में पता है कि हमें भी किसी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए भी कोई काम करती हैं, तो उसके मुंह से निकल रहा है कि ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि आप मेरे सामने भी जिंदा बैठे। और उसने ये कहा, कहला कि ये ऑपरेशन मस्ट है और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करा लो, और मेरी तो राय ये है कि आप 15 दिन के लिए यहीं लेट जाओ और ऑपरेशन करा कर ही दिल्ली जाओ। अब मेरे अंदर से आवाज़ नहीं थी कि मैं ऑपरेशन कराऊं, तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैंने कि डॉक्टर साहब जितने मेरे पास पैसे थे, जितना मेरे बच्चों के पास पैसे थे, वो सारे मैं हॉस्पिटल में लगा चुका हूँ। ऑफिस से मेरे को अभी एक पैसा मिला नहीं है। अब आप मेरे को यहाँ लिटा लोगे तो मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? पहले तो मैं दिल्ली जाऊँगा, पैसे का इंतजाम करूँगा, एक
अपने ऑफिस में पता करूँगा कि भी क्रेडिट फैसिलिटी का कुछ हो सकता है, वो तब होगा, तब मैं आ सकता हूँ। ऐसे तो मैं लेट जाऊँगा तो मैं पैसे कहाँ से दूँगा। मैं उनसे ये बोल के दिल्ली आया तो उन्होंने बोला कि नहीं जी अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप दिल्ली जा रहे हो तो ये इसमें वेदांता में आदर्श चौधरी करके डॉक्टर हैं, कह रहा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनका और 38 साल का उनका करीब एक्सपीरियंस है, तो एक काम करो आप उनको एक बार और दिखा लो। मैं गया इसमें वेदांता में गया, मैंने अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने वो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह वो अल्ट्रासाउंड कराया और MRI करा के उसने देखा, तो देख के कहने लगा जी ऑपरेशन तो आपका मस्ट है, ऑपरेशन तो होना है, लेकिन उस ऑपरेशन का हमें तो 100% फ़ायदा होगा, यानी कि हमारी तो जो फीस है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको 40% भी चांसेस नहीं है बेनिफिट के। और कहने लगा एक काम करो कि आप ऑपरेशन कराना तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन कराना जब भी आ जाना, लेकिन डॉक्टर का पता किया मैंने कि जी ILBS में डॉक्टर है विक्रम भाटिया हैं, तो उनसे मेरा इलाज चल रहा है। तो कह रहा है एक काम करना, मैं ये लिख रहा हूँ इस पर और ये चीज़ डॉक्टर को दिखा देना एक बार। मैंने यहाँ विक्रम भाटिया डॉक्टर जो हैं जिसके उसमें मेरा इलाज चल रहा था, मैंने उनको दिखाया, तो वो भी उस चीज़ से एग्री थे, लेकिन वो ये था कि अभी ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचते, थोड़ा टाइम चाहिए आपकी बॉडी के लिए। उसी दौरान में मैंने हैदराबाद वाले डॉक्टर ने पूछा मेरे से भी क्या हुआ, मैंने ये बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बताया कि एक और डॉक्टर हैं सुभाष गुप्ता करके, मैक्स हॉस्पिटल है साकेत का, तो उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो नेट पे देखा तो 35 साल का उनका एक्सपीरियंस था, तो कह रहा है उनको और दिखा लो। कह रहा ऑपरेशन तो मेरे से ही करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं है, पर एक बार उनसे भी कंसल्ट कर लो। मैं उनके पास कंसल्ट करने गया, उन्होंने भी देखा, चेक किया, फिर उनको बताया जी ऐसे ऐसे CGHS का। कह रहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन तो जितना जल्दी हो सके करा लो, और जिस दिन आपने ऑपरेशन कराना है उससे एक दिन पहले आप मेरे को फ़ोन कर देना और मैं एक दिन पहले आपको एडमिट कर लूँगा और अगले दिन ऑपरेशन हो जाएगा। उसने पूरा पैकेज वगैरह पूरा बना के दे दिया, मतलब यानी कि कंफर्म था कि ऑपरेशन तो होना ही होना है और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए ऑपरेशन। उसी के दौरान में फिर एक बालाजी में कोई लेडी डॉक्टर है, इसी से रिलेटेड डॉक्टर है, तो एक ने बोला, संगत में थे हमारे साथ में, वो कह रहे जी अंकल वो उसका भी बड़ा अच्छा हाथ है, तो एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। उनका भी अपॉइंटमेंट लिया, उनको भी दिखाया, तो उन्होंने देखने के बाद सारी जो हिस्ट्री वगैरह मेरी सारी देखी, देखने के बाद कहना जी ऑपरेशन तो ज़रूरी है, लेकिन जहाँ ये हमें समस्या दिखाई दे रही है आपकी लीवर में, वहाँ तक हम ओपन ऑपरेशन करने के बाद ही वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, ये हम कह नहीं सकते। कह रहे हम कह नहीं सकते इसका पक्का कि ये ऑपरेशन आपका कामयाब होगा नहीं होगा। उसी दिन ये पश्चिम बिहार में एक डॉक्टर अमरजीत सिंह है, वो बैठते हैं होम्योपैथिक के, तो मेरे साथ जो संगत थी उन्होंने कहा अंकल आज यहाँ दिखा तो रहे हो, बालाजी में आप दिखाई रहे हो, एक्शन बालाजी में, तो आज उसका भी दिन है, अगर कहो तो उसको भी दिखा लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी चलो उसको भी दिखा लेते हैं। उसका टाइम लिया, बालाजी से निकल के हम वहाँ गए उसके पास में, वो पहला डॉक्टर था। उसके डॉक्टर ने मेरे को बोला, कहने जी 3 महीने दे दो, आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, और मैंने उसकी दवाइयाँ शुरू कर दी। 3 महीने मेरे, हर 2 महीने बाद जो है मेरे को डॉक्टर वो सफाई के लिए जो है ना स्टोन बन जाते थे मेरे CVD में, तो हर 2 महीने बाद मैं जाके लेटता था और वो स्टोन जो है ERCP करके अंदर जो है उससे सफाई करते थे। तो जब 12वीं 13वीं बार मेरा वो ERCP हो रहा था, तो वो समझाते थे कि जी आपको बेहोश करेंगे, फिर ऐसा होगा, ये होगा। मैंने कहा जी सब पता है, आज 13वीं बार हो रहा है। तो डॉक्टर बोला, वो डॉक्टर विक्रम भाटिया बोले, कहना जी आप इसको गिनो मत, ये 50 बार भी हो सकता है कि जब जब आपको ये स्टोन बनेंगे अंदर भरेंगे तब इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इसका और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। तो चलने लगी, दवाइयाँ शुरू हो गई, और उधर होम्योपैथी की दवाई शुरू होगी। तो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर से मैंने बोला, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं ये इंग्लिश दवाइयाँ छोड़ना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर कहने लगा जी नहीं अभी नहीं छोड़ना है, जब मैं बताऊँगा तब आपको छोड़ना है। उधर एलोपैथी वाले से बोलता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब तक चलेगी? कहने लगे ये पूरी ज़िंदगी है, इसमें आप भूल जाओ। तो पहले लीवर की मेरी दवाई चल रही थी, इन्फेक्शन वाली जो दवाई चल रही थी लीवर की, उसके साथ में मेरे को
जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे को इंसुलिन लगने शुरू हुए थे। तो डॉक्टर ने बताया जी वैसे तो आप जो है ना डायबिटिक नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ गड़बड़ हो गया है तो इसमें आपके ये दिक्कत आ गई है कि पैनक्रियाज में भी कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका इंसुलिन बढ़ने का जो है वो प्रोसेस गड़बड़ है, तो आपको ये लगेंगे। तो 1 महीने के करीब मैंने लगाए। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने डॉक्टर साहब ये सज़ा मैं नहीं ले सकता, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ कि रोज़ मैं अपने आप को इंजेक्ट करूँ, वो मेरे से नहीं हो सकता। तो डॉक्टर ने मेरे को जो है टैबलेट शेप में जो है ना उसकी दवाई देनी शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद वो डबल कर दी दवाई। वो मेरी जो लीवर, उसकी जो लीवर के साथ में मेरा शुगर का काम शुरू हो गया। कुछ दिन बाद पाया मैंने कि मेरे साथ मेरे को आगे आपको जो है ना कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत शुरू हो गई है और इसकी भी दवाई आपको लेनी पड़ेगी। अब 3 दवाइयाँ मेरे उसमें चल गई। उधर होम्योपैथिक की दवाई चल रही है, उधर एलोपैथी दवाई चल रही है। ना होम्योपैथिक वाला एलोपैथिक की छोड़ने को कह रहा है, ना एलोपैथी वाला होम्योपैथिक को तो कहता है इतना ही खाए जो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो होम्योपैथिक की दवाई से ये था कि स्टोन जो है मेरे जो फॉर्म होने थे वो स्टोन फॉर्म होने बंद हो गए और मेरी जो सफाई वाला जो प्रोसेस था वो टलना शुरू हो गया। लेकिन दवाइयाँ मेरे साथ बढ़नी शुरू हो गई दवाइयाँ। तो तभी 2019 में आते थे तो मैं ये था कि ना तो ये एलोपैथी वाला छोड़ने को बोल रहा है, ना है होम्योपैथी वाला छोड़ने को बोल रहा है, और दवाइयाँ ही चल रही हैं और दवाइयाँ बढ़ रही हैं। पहले एक लीवर की दवाई थी, उसके बाद जो है शुगर की उसमें इंक्लूड होगी, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की इंक्लूड होगी। तो मैंने कि ये तो मल्टीपल वो प्रोग्राम चला और परमानेंट इनके हाथ का में वो बन गया कि इनके कमाओ और इनको दो, कमाओ और इनको दो। उसी दौरान में 2 अगस्त 2019 को इसमें कांगड़ा में एक गुरुजी की संगत है, उन्होंने वहाँ 3 एकड़ का कुछ वो बना के और बड़ा नेचुरोपैथी के लिए जो है ना वो किया है। गुरुजी का दरबार भी उन्होंने बनाया है। तो वहाँ जाने का मौका मिला। तो 2 दिन की उन्होंने वर्कशॉप रखी हुई थी। उसके अंदर ये था कि आप कोई 5 साल से दवाई खा रहा है, कोई 8 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से खा रहा है, तो दवाइयाँ तो सब खा रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी ठीक हो रही है उससे? यानी कि बीमारी की और दवाई की तो लड़ाई चल रही है और बीमारी कहीं नहीं है, शरीर से वहीं की वहीं है बीमारियाँ। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते एक बार आजमा के देखो आप कि सिर्फ खान पान को चेंज करो। जो हमारे खान पान में से 5 चीज़ें उन्होंने जो मेजर थी उसमें से एक तो चीनी, ये जो शुगर जो आजकल खाई जा रही है, एक नमक, आयोडीन नमक जो है ये, एक दूध से बनी हुई चीज़ें, एक गेहूँ और गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, और एक रिफाइंड तेल और डिब्बाबंद चीज़ें, और चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आंटी ने जो है ना बताया कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से इनका सब्स्टिट्यूट लेना शुरू करो, इनको चेंज करो। और कह रहा है 2 हफ्ते देखना करके, और 2 हफ्ते तक दवाई मत लेना, अगर आपको फ़र्क ना लगे तो दवाइयाँ तुम्हारे पास है, दवाइयाँ दोबारा शुरू कर देना। 2 अगस्त 2019 को मैं पूरी दवाइयाँ लेके गया था पूरा। लेकिन जब उनके पहले ही सेशन में मैं बैठा तो एक अंदर, क्योंकि गुरुजी की हजूरी में हो रहा था वो, तो मैं अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि जब इनको गुरुजी के उस पर इतना विश्वास है तो मेरे को भी विश्वास पे विश्वास करना चाहिए। और संगत के बीच में एक, जैसे गुरुजी के साथ जो है विश्वास का रिश्ता है, तो संगत के बीच में भी विश्वास का रिश्ता है। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने एक अंदर एक धार किया कि मैंने दवाई नहीं खानी और ठीक रहना है। उसके लिए मैंने क्या करना है वो सब कुछ मेरे को करना मंजूर है, लेकिन मैंने दवाई नहीं खानी, क्योंकि 3 साल से मैं रेगुलर दवाइयाँ खा रहा हूँ। ऑपरेशन तो गुरुजी ने टाल दिया, लेकिन साथ में जो दवाइयाँ चल रही थी वो दवाइयाँ भी परेशान करती थी, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, घट कुछ नहीं रहा था। मैंने 2 अगस्त से दवाइयाँ एकदम बिल्कुल साइड रख दी और वही खान पान में चेंज किया। गेहूं को ख़त्म किया, बहुत कम किया, दूध को कम किया, दालों को कम किया, मतलब सारी चीज़ें इस लेवल पे ले आया कि मैंने 2 अगस्त 2019 से लेकर आज तक एक भी दवाई नहीं खाई। दवाई खाई है ना, शुगर की दवाई खाई है ना, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई है। और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के डॉक्टर जो सब कुछ करके, दवाइयाँ लगा के भी, मेरे को दौड़ा के भी, मेरे को खिला के भी, सब कुछ करके देख लिया, और मेरा वज़न नहीं कम कर रहा था। मेरा करीब 18 से 20 किलो वज़न कम हुआ नॉर्मल कोर्स में, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं। और वो तीनों बीमारियों की जो दवाई मैं खा रहा था, ये लगा लीजिए कि 11 महीने, 12वां महीना मेरे को शुरू हो गया, 11वां महीना है मेरे को। अब गुरुजी ने ऐसा कर दिया
कि पहले मन से ठीक था, गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी, पहले बख्शी थी, और 2017 में ये जो मेरे साथ हुआ था उस समय का भी मैं बताता हूँ कि गुरुजी ने फिर मेरी ज़िंदगी एक्सटेंड हुई है। ये तो मेरी लाइफ से दवाइयाँ ख़त्म हो गई, बीमारी ख़त्म हो गई, और सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है। अब मन से भी और तन से दोनों से गुरुजी ने ठीक कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि अब गुरुजी ने अब इस लायक कर दिया कि मैं अब गुरुजी से जो सेवा ली मैंने अपने ठीक होने के लिए, अपने सब उसको अपने कल्याण के लिए, अब मैं गुरुजी ने इस लायक कर दिया कि मैं अब जो है गुरुजी की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि जब तक हमारा शरीर, मन और तन स्वस्थ नहीं होगा तो हम दूसरे के क्या, हम तो दूसरे से ही सेवा करा पाएंगे। तो मैं अपने इस प्रोसेस में अभी चल ही रहा हूँ। तो मेरे को अभी पीछे 2 हफ्ते पहले ही एक आंटी हैं जो हमारे जो सेवा में जो है संगत है, उनकी आंटी हैं। तो उनको गुरुजी ने बताया था 2017 में, जब मेरा वो जो लास्ट स्टेज चल रही थी और मुझे भी लगा, और डॉक्टर ने बताया था कि आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है। और मैंने अपने बेटे को भी बुला लिया था, क्योंकि मेरे अंदर भी एक एहसास हो गया था कि हाँ, अब मेरा अंत वेला आ चुका है, कभी भी मैं जा सकता हूँ दुनिया से। आंटी को गुरुजी ने जो है ना ड्रीम में बोला, दिखाया कि उनको बोला कि जाके जो है ना कोई अंकल हैं सेवा में, कि उनको जाके बोलो कि बिलायती अंकल का जो है टाइम पूरा हो गया और मैंने उसको लेके जाना है। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरी हिम्मत तो नहीं है इतनी कि मैं किसी संगत को जाके ये इतनी बड़ी बात बोल दूं, और मेरे बस की नहीं है, ये तो आप ही कर सकते हो जो भी है। तो उन्होंने मेरे को नहीं बोला। लेकिन वो जब भी उनके अंकल सेवा करके जाते थे, उनको पता था मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, तो मेरे हालचाल पूछा करते थे। तो वो बताते थे भी अंकल अभी रिकवरी कर रहे हैं, अंकल अभी सेवा में नहीं आए हैं। फिर उस कुछ दिन बाद उनको पता लगा गुरुजी कि भाई अंकल सेवा में आने शुरू हो गए हैं। तो फिर पूछते थे वो ठीक है, उनकी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पीछे उन्होंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि अंकल को मैसेज भेजना था, गुरुजी ने दिया था कि उनका टाइम पूरा हो चुका है और वो गुरुजी उनको लेने आ रहे हैं, ये उनको जाके बताना था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, और मैं इसलिए बार बार आपसे जो है ना, जब भी आप मंदिर जाते हो, सेवा में जाते हो, तो मैं यही पूछती हूँ अंकल के बारे में कि अंकल ठीक हैं, अंकल आए थे। तो मैं सिर्फ, मेरे को इतना ही सब्र काफ़ी होता था कि भी गुरुजी ने मेरे को बोला था कि अंत वेला आ गया, और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मैं ये बात नहीं बता सकती, और जो करना है आपने करना है। उनकी अरदास सुनी गुरुजी ने, और 2008 में मेरे को जो ज़िंदगी एक्सटेंड की थी उसको एक और एक्सटेंशन मेरे को दे दी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये एक्सटेंशन मेरे को क्यों दी है, पर अब जब गुरुजी ये ऑनलाइन जो है ना, ये सबको गुरुजी के साथ जो गुरुजी अपने जो सत्संग शेयर करा रहे हैं, संगत मुझे नहीं देख रही, मैं संगत को नहीं देख पा रहा, बाकी हम आमने सामने हैं। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ही कृपा को बखान करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। तो मेरा कल्याण, मेरी सांसें जो बढ़ रही हैं, वो गुरुजी आप लोगों को सुना के कल्याण कर रहे हैं मेरा। और आपका कल्याण क्या कर रहे हैं ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी आपको क्या सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं। ये गुरुजी के अपना तरीका है गुरुजी का कल्याण करने का। उसमें से ये भी एक है कि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो वो आंटी ने जो बताया कि 2017 में भी गुरुजी ने मेरी लाइफ फिर एक्सटेंड की है। अब मैं अभी एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने अभी पीछे एक उसमें भी लिखा था कि मुझे ऐसी चिंगारी बना दो कि हर दिल में तुम्हारे नाम का दीपक जला सकूं। यानी कि जो पर्पज है इस जिंदगी का, कोई मकसद, कोई तो मकसद हो। ये सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मतलब एक बैल की तरह, एक उसमें कोल्हू के बैल की तरह, जो कोल्हू में जो अपने सारे दिन पट्टी बांध के घूमता रहता है, और जब शाम को आंख खुलती है तो इतना चलने के बाद भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा होता। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी बीत रही होती है, जब बिना मकसद के हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं तो हम जीते तो हैं, जब मकसद ही उसका नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम आए किस लिए हैं और हमने करना क्या है। अब मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि जिस मकसद के लिए गुरुजी आपने ये ज़िंदगी मेरे को एक्सटेंड की है, वो मकसद भी क्या है वो भी मेरे से करा लो। क्योंकि जो भी दिन आपने दिए हैं वो सब आपके हैं, और मैं तो हर दिन हर क्षण यही मान के चलता हूँ कि मेरा आखिरी सांस है, पता नहीं कब चला जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने कितना टाइम मेरे को एक्सटेंड किया है, ये वही जानते हैं, और पर्पज भी वही जानते हैं। इसी पीछे दौरान में एक बार जीके में जो गुरुजी जहाँ बैठा करते थे, वहाँ संगत का महीने में एक बार करने का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था।
तो पहली बार जब वहाँ साफ सफाई का प्रोग्राम होना था, उस समय जो सेवा के लिए आया है कि भाई अंकल जो है ना वहाँ कुछ सफाई वगैरह 11 बजे से वहाँ सत्संग होना था। तो दिन शनिवार को उन्होंने बोला, तो नॉर्मली जो है ना हमारा जो है वो संडे का गुरुजी ने फिक्स किया हुआ है कि संडे को जाके सेवा करते हैं। संडे को एक तो ये कि मैक्सिमम लोगों की जो है छुट्टियाँ होती हैं, तो उसका दिमाग ये नहीं होता कि मैं सुबह आके और उसके बाद जो है वहाँ से दिमाग बैठा तो कर तो सेवा रहे हैं, लेकिन दिमाग अपने किसी काम पे लगा हुआ है, अपनी नौकरी वाले पे लगा कि इतने बजे मेरे को वहाँ पहुँचना है। संडे को थोड़ा कंफर्टेबल जोन में होते हैं, तो इसलिए हमने जो है ना बोला कि जी अंकल ये तो संडे को हम आ पाएंगे। वो कह रहे जी संडे को तो 11 बजे वही है गुरुजी की संगत, तो शनिवार को आकर कर लो। शनिवार को नहीं बनी बात, और गुरुजी ने फिर जो है संडे को ही सुबह जो है बुलाया। सुबह 6 बजे वहाँ गए हम सारे, जितने भी गुरुजी ने बुलाए थे वहाँ सेवा के लिए। तो वहाँ जब हम सेवा कर रहे थे तो किस तरह का वहाँ था माहौल ये तो पता नहीं, पर क्योंकि सेवा गुरुजी बख्शते हैं और कराते भी वही हैं, तो जितना ज़्यादा वहाँ दिखाई दे रहा था उस हिसाब से जितने लोग थे, तो हमारी औकात नहीं थी कि हम उतने टाइम में उसको कि 11 बजे तक बिल्कुल गुरुजी का दरबार भी लग जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन गुरुजी चाहते थे, सेवा भी कराना चाहते थे और सत्संग भी उस दिन कराना चाहते थे वहीं, और बिल्कुल ऑन टाइम कराना चाहते थे। ये गुरुजी की अपनी मर्जी थी। तो हम जब वहाँ सेवा कर रहे थे तो एक गोदरेज की अलमीरा थी, आयरन की, स्टील की। मैं और एक अंकल थे, जेटली अंकल थे मेरे साथ में। तो हम जो है दूसरे सामने वाले घर से उधर उठा के ला रहे थे। तो मेरा मुंह जो है ना, मेरा मुंह था उसकी तरफ जहाँ गुरुजी का स्थान था बैठने का, और वो अंकल अपोजिट साइड थे। तो मैं उल्टा चल रहा था उसको लेके। कब डाउन स्टेयर आ गए मेरे को पता नहीं लगा, और मेरा एकदम जो है नीचे पाँव गया, और ऊपर तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे वो अलमीरा, क्योंकि उन अंकल के बस की तो था नहीं कि वो अकेले उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि हम दो बड़े तरीके से उसको लेके आ रहे थे संभाल के। तो मेरा हाथ छूट जाता है और मैं सीधा 7 सीढ़ी हैं करीब, वहाँ 7 सीढ़ी हैं, उनसे सीधा जाके, और दीवार का कोना है वहाँ जाकर बड़ी तेज से मेरा कमर लगता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम उस पर बैठ जाती है। आज भी थोड़ा सा वो जो चोट लगी थी उसका अंदर से है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश है। आज भी अगर उसकी MRI कराएं तो उसमें आता है वो उसका। तो वो मैं नीचे गिरा, उधर वो अलमीरा गुरुजी ने कैसे करी, अगर अलमीरा मेरे ऊपर आ जाती और पीछे से मेरा दीवार का कोना में था, तो उसके बाद वहीं मेरा जो है लास्ट हो जाना था, उसमें आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने वो अलमीरा भी रुकवाई, और मैं नीचे गिरा तो इतने वो लोग भागे, सारी संगत थी इधर उधर जो सेवा कर रहे थे, सब भागे। तो देखा तो मैं उठा, मैंने कि नहीं मैं पहले उठ जाता हूँ। वहाँ से मैं उठा, मेरे को नहीं ऐसा था कि मैं अपने पाँव वहाँ से उठ गया, उठ के वहाँ सेवा वगैरह की, सीधा हॉस्पिटल गए। हम सीधा हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने देखा, एक्सरे वगैरह कराया, तो मेरे 5 पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी में 5 जगह चोट थी। एक जगह रीढ़ की हड्डी में कोई चोट हो जाती है तो लोग पूरी ज़िंदगी के लिए बेड पे बेड रिडन हो जाते हैं, और मेरे 5 पॉइंट पे चोट थी। डॉक्टर ने मेरे को पट्टा बंधवा दिया और ये बोला था कि नीचे झुक के तो आपने 1 मग पानी भी, इतना वज़न भी आपने नहीं कैरी करना है, उठाना ही नहीं है। और मेरा वो पट्टा बंधना शुरू हो गया, और दर्द उस पट्टे का ज़्यादा हो गया बनिस्बत वैसे दर्द से, कमर के उसमें दर्द बढ़ता गया। फिर मैं स्पाइनल इंजरी में जो है गुरुजी की संगत थे उनके थ्रू में अपना इलाज के लिए वहाँ गया। तो उन्होंने क्या करा, वो पट्टा निकलवा दिया। तो मेरी जो नीचे टेल वो बोन होती है, उस टेल बोन में चोट थी मेरे, और मैं किसी हार्ड बेस पे मैं बैठ नहीं पाता था, बल्कि सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए होता था, नहीं तो उस टेल में दर्द होता था। तो उस डॉक्टर ने क्या करा, एक तो पट्टा खुलवा दिया, कहने जी आपने तो गाड़ी खराब होने के बाद गैरेज में खड़ी कर दी, इसका इलाज थोड़ी करा रहे हो आप। इलाज तो ये है कि जैसा पहले आपका चल रहा था वैसे ही आप काम करने लगे, वो इलाज होता है। तो सफदरजंग वाले का इलाज था, उसने बिल्कुल उलट दिया, उसने उलट दिया। और उसने मेरे को एक 3000 के करीब की एक जो है ना कुशन मेरे को प्रेस्क्राइब की कि भाई ये ले लो आप, और कहीं भी बैठोगे तो कहीं भी आप कहीं ऑफिस में बैठते हो, सीट पे बैठते हो, कहीं भी बैठते हो, आप नीचे पहले इसको लगाओगे। तो उसमें एक यू शेप का था जिसमें वो जो टेल बोन है वो
तो मैंने उसको देखा, मैंने कि मैं दिमाग में मेरा चल रहा था, मैंने गुरुजी ये तो बड़ी सजा हो गई कि इसको बगल में दबा के मैं इसको लेके चलूँगा, यानी कि मंदिर में जाऊँगा तो भी इसको लगा के चलूँ, ऑफिस जाऊँगा इसको लगा चलूँ। मैंने उसको नहीं ख़रीदा और मैं उसी तरह से गुरुजी के उसमें चलता रहा। एक तिलक नगर में सरदार जी हैं, वो भी गुरुजी की संगत है, उनके पास गया। उन्होंने अपना थोड़ा जो भी उन्होंने किया, थेरेपी की, वो थेरेपी की, लेकिन वो चलती रही दिक्कत। फिर मेरे को बताया गया संगत के थ्रू कि एक छतरपुर मंदिर से आगे चल के जो एक टी पॉइंट है, जहाँ से बड़े मंदिर की तरफ एक रास्ता बनता है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कटता है और एक सीधा छतरपुर से, जहाँ दोनों इकट्ठे थे, वहाँ के साथ में जो है ना कोई सीधा थेरेपी वाले अंकल हैं। और उन अंकल ने जो है वो उन अंकल के पास गए, उन्होंने वो तेल वगैरह लगा के और वो चेक किया, फिर उन्होंने बताया, पॉइंट बताया कि यहाँ है आपकी चोट है अभी। तो उन्होंने मेरे से पान के पत्ते मंगाए इलाज के लिए। तो जैसे ही उन्होंने पान के पत्ते मंगाए तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी भी जो है संगत का पहले पान के पत्ते मंगा के उनसे गुरुजी जो है वो लगा के इलाज किया करते थे उस तरह का। तो मुझे लगा कि मैंने कि हो ना हो ये तो गुरुजी का तरीका है और गुरुजी ने जो है अपने तरीके से ये मेरे को ठीक करना है। तो मैं उनके पास गया, 2 बार मैं करा पाया सिर्फ, और वो भी रेगुलर नहीं, बैक टू बैक नहीं, दो बार कराया मैंने। उसने बाकायदा मेरे कमर में वो लेप किया और लेप करने के बाद फिर वो पान के पत्ते बांध के मेरे को बताया जी 24 घंटे रखना है और उसके बाद ये आराम से खोल के वो इसका इलाज करना है। वो करने के बाद क्या हुआ कि 5 पॉइंट में से मेरे 4 पॉइंट क्लियर हो गए गुरुजी की कृपा से। एक पॉइंट पे मेरे को L4 और 5 के बीच में जो ना प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि ये जो है इतनी सारी चोटें तो निकल गई, एक चोट है इसकी दिक्कत आती है। तो मेरे को नीचे बैठने में तो कंफर्टेबल नहीं होता था, मैं आलती पालती मार के बैठने मेरे को ठीक सही नहीं सूट नहीं कर रहा था। तो मैं कहीं भी बैठता तो मैं कोशिश करता कहीं ये कुर्सी वगैरह मिल जाए या कुछ ऊंची जगह मिल जाए, कुशन वगैरह मिल जाए जिसके ऊपर मैं बैठ सकूँ, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी में मेरे को लगता था थोड़ा सा। लेकिन 2 अगस्त 2019 से जब से मैंने खान पान चेंज किया है और जब से मेरी सारी दवाइयाँ 4,000 की दवाइयाँ थी जो मैंने पानी में घोल के और मैंने नाली में डाल दी हैं, नाली में डाल चुका हूँ मैं उनको। उसके बाद से वो जो 5वां पॉइंट था वो मेरा वज़न कम हुआ, मेरी बीमारियां ख़त्म हुई, अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और वो 5वां पॉइंट भी मेरा क्लियर हो चुका। तो आज की डेट में गुरुजी की कृपा से मेरे शरीर में, मेरे मन में कोई ऐसा विकार नहीं है जिसके लिए मैं ये अरदास करूं कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के साथ में ये जो चीज़ है इससे मैं बड़ा वो हो रहा हूँ। तो अभी एक संगत जैसे मेरे से पूछ रहे थे जी अंकल कैसे हो, तो मैंने उनको यही बताया था, शांतचित, संतुष्ट और निरोगी। मन में कोई उथल पुथल नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है और निश्चिंत हो। तो ये गुरुजी की कृपा है और हम सब के लिए गुरुजी की कृपा ओपन है। तो मेरे को जो मैसेज का जो यही है कि जो जिस रास्ते पे चल के गुरुजी ने मेरी दवाइयाँ और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी से निकाल दी हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मेरी छुड़वा के मेरी दवाइयाँ भी और मेरी बीमारी भी मेरी ज़िंदगी से निकाल दी हैं। तो संगत को यही कि गेहूँ, चावल, पॉलिश्ड चावल जो ये है, चीनी है, ये आपका चीनी है, नमक है, ये आयोडीन नमक है और ये आपकी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, गेहूं है और चाय, कॉफ़ी और ये सारी जो चीज़ें हैं उसका है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि गुरुजी के प्रसाद में जो भी मुझे मिलता है वो प्रसाद, ना मैं नमक देखता हूँ, ना मैं मीठा देखता हूँ, ना कड़वा देखता हूँ, ना खट्टा देखता हूँ। प्रसाद क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उसको मैं उसी रूप में लेता हूँ, उसमें न कभी मैं उसको किसी भाव में नहीं लेता, ना मैं उसमें अन्न मान के चलता हूँ। उसमें वो मुझे जो भी देते हैं मैं उसको पूरे मन से उसको ग्रहण करता हूँ और उसके लिए मेरे अंदर कोई विचार नहीं है। बाकी जो वैसी अपनी लाइफ है उस लाइफ में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ये ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी ने बहुत कृपा की है, जब ज़िंदगी बख्श दी। मैं औरों की सुना करता था कि गुरुजी जो है ना हाथों की लाइनें बदल देते हैं, गुरुजी जो है ना जैसे जेठरा अंकल को जो है ना 2-2 बार लाइफ दी है। लेकिन मैंने ऐसे एफर्ट्स नहीं किए। गुरुजी ने जितनी सेवा बख्शी, वो गुरुजी ने जितनी सेवा कराई वो गुरुजी जानते हैं, वो उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं की कृपा है।
लेकिन उन्होंने मुझे जो ज़िंदगी बख्शी है तो मैंने भी उनको ही सौंप रखा है कि गुरुजी इसको जैसा चाहे इस्तेमाल कर लें, जिस लायक चाहते हैं, जिस काम के लिए बख्शा है वो काम इससे लें। मैं हमेशा तत्पर हूँ और आपकी आज्ञा में हूँ। जय गुरु जी।